गुड मॉर्निंग। आज ऑडिट की फर्स्ट क्लास करेंगे अपने। अभी तक डेमो क्लासेस चल रही थी और मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, मैं जो भी पढ़ाऊँगा सिलेबस में होगा आपका। सिलेबस के अंदर की ही चीज़ पढ़ाऊँगा, बाहर के कुछ भी नहीं पढ़ाऊँगा, याद रखिएगा। और एकदम कंसेप्चुअली पढ़ाऊँगा कि आपको एकदम फंडा समझ में आए कि ये चीज़ ऐसे हो रही है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके ऑडिट की पेपर की जिम्मेदारी मेरी है, लॉथिक्स की जिम्मेदारी मेरी है एंड ओएमएसएम की जिम्मेदारी मेरी है। 3 पेपर में आप गारंटेड 60 प्लस मार्क्स रखेंगे। अभी भी बता रहा हूँ, ऑडिट 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 जो आपका 50 नंबर का होगा, 60% आप आराम से रख लेंगे। कंसेप्चुअली कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, खाली मेरा वीडियो सुनेंगे, आपका 60% से ज़्यादा मार्क्स आएगा, गारंटेड बोल रहा हूँ। ऑडिट, लॉ एंड एथिक्स एंड ओएमएसएम, ये 3 पेपर की मेरी गारंटी है, मैं आपको पास कराऊंगा। और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मेरे से टच रखिएगा। मेरा नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में और नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आपको सीएमए बनाने की गारंटी मेरी है। जस्ट मैं जो जिस पाथ में बोलूंगा उस पाथ में आपको चलना है और कुछ कुछ माथा नहीं लगाना है और आपका कोई चार्जेस नहीं लगेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारा वीडियो मिलेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले मैं ऑडिट, मेरा चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बस रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि मैं सारा जो डिटेल है मैं चैनल में अपने अपलोड कर देता हूँ, आपको वहीं से डिटेल मिल जाएगा। या डायरेक्टली आप हमको मैसेज कर दीजिए, मेरा नंबर दिया हुआ है, मैं आपको सब चीज़ सारे वीडियो मैसेज कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ऑडिट ऑडिट 50 नंबर का आता है। ठीक है, और 50 नंबर में 8 चैप्टर्स है। ठीक है, चैप्टर को उनके वेट के हिसाब से मैं बांट दिया हूं। सबसे पहले अपने पढ़ेंगे कॉस्ट ऑडिट एंड सिक्योरिटी ऑडिट, जो 8 से 10 नंबर का आता है। फिर कंपनी ऑडिट पढ़ेंगे, कंपनी ऑडिट 10 नंबर का आता ही आता है, 8 से 10 नंबर का। और मिसलेनियस ऑडिट ये भी 8 से 10 नंबर का आता है। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट, जो आजकल 6 से 7 नंबर का या 4 से 6 नंबर का आता है। फिर ऑडिट एंगेजमेंट पढ़ेंगे, फिर इंटरनल चेक पढ़ेंगे, फिर टाइप्स ऑफ ऑडिट पढ़ाएंगे और वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन। मेरा वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, मैक्सिमम होगा तो 10 से 15 मिनट का, बस एकदम टू द पॉइंट पढ़ाऊंगा, एकदम कंसेप्चुअल चीज पढ़ाऊंगा, कोई ज्ञान नहीं। ठीक है, मेरे से टच रखिए, आपका सीएमए बनाने की गारंटी मेरी है। देखिए अब मैं डायरेक्टली क्लास में आ रहा हूँ, फर्स्ट क्लास ऑफ माय ऑडिट। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉस्ट ऑडिट एंड सिक्योरिटी ऑडिट। इसका पहला क्लास है, इसकी 2 क्लास प्रोबेबली होगी। फर्स्ट क्लास ध्यान से सुनिएगा और स्कैनर पूरा सॉल्व करा दूंगा मैं, स्कैनर का एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। और सिलेबस के अपने अंदर ही रहेंगे, बाहर नहीं पढ़ेंगे, याद रखिएगा। मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपके सिलेबस के अंदर ही है, याद रखिएगा। स्टडी मटेरियल पूरा आपका पूरा कवर कराऊंगा। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन अपने पढ़ेंगे, ब्रीफली मेंशन द प्रोविजन रिलेटिंग टू कॉस्ट ऑडिट। ये क्वेश्चन कम से कम आपका एग्जाम में 5 से 6 बार आया, मैंने 4 टर्म का खाली मेंशन किया है, 5 से 6 बार ये क्वेश्चन आया है और 8-8 नंबर का आता है। ठीक है, इसमें ये सब चीज लिखनी पड़ेगी और इससे काफी प्रोविजन भी आपके क्लियर होंगे। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं कॉस्ट ऑडिट। सिंपल सा चीज है, कॉस्ट ऑडिट होता क्या है। सबसे पहले जानिए कि कॉस्ट ऑडिट होता क्या है। ठीक है, कॉस्ट ऑडिट का मीनिंग बोलता है ऑडिट ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स बाय ए कॉस्ट अकाउंटेंट। बोलता है कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट को ही कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं, सिंपल सा भाषा में। कॉस्ट रिकॉर्ड्स का ऑडिट जो कॉस्ट अकाउंटेंट करता है, ऑब्वियसली कॉस्ट ऑडिट है तो कौन करेगा, कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस करेगा। तो जो कॉस्ट अकाउंटेंट जिस ऑडिट को करता है उसको कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं। उसमें क्या करता है कॉस्ट अकाउंटेंट, ऑडिटिंग ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स, कॉस्टिंग का रिकॉर्ड्स का ऑडिट करता है। तो कॉस्ट ऑडिट का सिंपली मींस क्या, ऑडिटिंग ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स। कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में क्या आता है, देखिए कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में आता है मटेरियल, बुक्स ऑफ मटेरियल, बुक्स ऑफ लेबर, बुक्स ऑफ ओवरहेड। अब ये चीज क्यों हुआ, देखिए जनरली क्या होता है, जब कॉस्ट ऑडिट होती है तो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में सबसे पहले कुछ भी आप प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करेंगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, रॉ मटेरियल को लेके आना। फिर उस रॉ मटेरियल को क्या होगा, लेबर लोग उससे माल बनाएंगे। फिर उस प्रोडक्ट पे कुछ खर्चा करके जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उसको मार्केट में बेचा जाएगा। तो सबसे पहले आपका खर्चा किस में हुआ, मटेरियल, रॉ मटेरियल लाने में। उसके बाद कहाँ खर्चा हुआ आपका, लेबर लाने में। उसके बाद कहाँ खर्चा हुआ, थोड़ा सा ओवरहेड में खर्चा हुआ, तब आपका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकल जाएगा। आपका प्रोडक्शन कितना लगा, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उस पर निकल जाएगा। तो सीधा सा बात है, कॉस्ट ऑडिटिंग मतलब क्या, ऑडिट करना कॉस्टिंग का रिकॉर्ड्स का। ठीक है, कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स में कौन कौन सा रिकॉर्ड्स आएगा, आपने जो मटेरियल पे खर्चा किया उसका अकाउंटिंग, लेबर पे जो खर्चा किया उसका कॉस्ट शीट जो बनेगा, और ओवरहेड पे जो खर्चा किया उसका कॉस्ट शीट। तो कॉस्ट ऑडिटर क्या करेगा, सारा खर्चा को चेक करेगा, ऑडिट करेगा कॉस्ट। ऑडिटिंग ऑडिटिंग मतलब क्या, एग्जामिनेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऑडिट का सिंपल सा मतलब होता है बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना।
और कॉस्ट ऑडिट मतलब कॉस्ट रिकॉर्ड्स का बुक्स ऑफ अकाउंट को चेक करना। तो कॉस्ट रिकॉर्ड्स में कौन कौन सा आ जाएगा, मटेरियल्स का बुक्स ऑफ अकाउंट्स, लेबर पे जो खर्चा हो रहा है उसका बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और ओवरहेड पे जो खर्चा हो रहा है उसका बुक्स ऑफ अकाउंट। तो कॉस्ट ऑडिट का सिंपल मीनिंग यही है, ऑडिटिंग ऑफ कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स बाय कॉस्ट अकाउंटेंट। तो कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स का ऑडिट को ही कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं। और कॉस्ट रिकॉर्ड्स में क्या क्या है आपको पता है, 3 प्रकार के जनरली होते हैं। अब आ जाइए देखिए, अब सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। देखिए, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स बताने से पहले क्या होता है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट ने फॉर द पर्पस ऑफ कॉस्ट ऑडिट और कॉस्ट रिकॉर्ड्स इंडस्ट्री को 2 भाग में बांट दिया गया है। ठीक है, एक बोलते हैं टाइप 1 इंडस्ट्री, टाइप ए इंडस्ट्री जो बोलते हैं रेगुलेटेड सेक्टर इंडस्ट्री, और एक है टाइप बी जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर इंडस्ट्री है। तो टाइप ए जो रेगुलेटेड सेक्टर में उसने 6 इंडस्ट्री को बांटा है। क्या क्या नाम है, टेलीकम्युनिकेशंस, पेट्रोलियम, पावर, ड्रग्स, शुगर एंड फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। ये 6 इंडस्ट्री को रेगुलेटेड सेक्टर में बांट दिया गया है। बाकी की जो बची है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में डाल दिया गया है। तो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में क्या होगा, सीमेंट इंडस्ट्री, कॉफी, रेलवे एक्सेट्रा। जो बाकी की जो बची है, रेगुलेटेड सेक्टर में सिर्फ 6 है, 6 को छोड़ के जो इंडस्ट्री बची है रेगुलेटेड जो नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में बांट दिया गया है। अब बोलता है सबसे पहले कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ता है, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स। बोलता है एवरी कंपनी रेगुलेटेड हो या नॉन रेगुलेटेड हो मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड्स इफ टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, मतलब इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर मिनिमम 35 करोड़ होना चाहिए, तब उसको कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। किस इंडस्ट्री को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा, रेगुलेटेड हो या नॉन रेगुलेटेड हो या अनरेगुलेटेड हो, उससे मतलब नहीं है। रेगुलेटेड भी कवर है इसमें, नॉन रेगुलेटेड भी कवर है। जिस कंपनी का, जिस इंडस्ट्री का प्रीवियस ईयर का, प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर 35 करोड़ होगा, मिनिमम 35 करोड़ होगा, उस कंपनी को कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा फॉर्म CRA 1 में। कॉस्ट रिकॉर्ड्स किस फॉर्म में मेंटेन करते हैं, फॉर्म CRA 1 में। बस इतना ही याद रखना है। मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स में ये याद रखना है, जिस कंपनी का प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 35 करोड़ होगा मिनिमम, उसको फॉर्म CRA 1 में कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना पड़ेगा। बस। अब देखिए, मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स और एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट, ये दोनों अलग अलग प्रोविजन है और दोनों को अलग अलग जानिएगा। तो सबसे पहला प्रोविजन मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स होता है, दूसरा प्रोविजन है एप्लीकेबिलिटी ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कहां कहां कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल है, बताया मैंने 2 प्रकार की इंडस्ट्री है, एक रेगुलेटेड सेक्टर की, एक है नॉन रेगुलेटेड सेक्टर की। रेगुलेटेड सेक्टर में बोलता है इफ एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 50 करोड़, मतलब सारा प्रोडक्ट का टर्नओवर कितना है, 50 करोड़ है, एंड फ्रॉम इंडिविजुअल प्रोडक्ट और सर्विस मिनिमम 25 करोड़, मतलब एक प्रोडक्ट का कम से कम 25 करोड़ होना चाहिए और सबका मिला के कितना होना चाहिए, 50 करोड़। दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए। एंड लिखा हुआ याद रखिए, सारा प्रोडक्ट का टर्नओवर कितना होना चाहिए, एग्रीगेट मतलब सब मिला के। जैसे हम ABC 3 प्रोडक्ट बेचते हैं तो सब मिला के 50 करोड़ होना चाहिए, और इंडिविजुअल कम से कम एक का 25 करोड़ होना चाहिए, तब उस रेगुलेटेड सेक्टर पे कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। नॉन रेगुलेटेड सेक्टर में बोलता है सारा इफ एग्रीगेट टर्नओवर कितना है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का, इमीडिएट प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर होगा 100 करोड़ और इंडिविजुअल प्रोडक्ट का कम से कम 35 करोड़ होगा, तो उस कंपनी के ऊपर कॉस्ट ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगा। कॉस्ट रिकॉर्ड्स में सिर्फ याद रखना है मिनिमम टर्नओवर 35 करोड़ फॉर्म CRA 1, और कॉस्ट ऑडिट में याद रखना है रेगुलेटेड में बोला है, रेगुलेटेड में क्या बोला है 50 करोड़ टोटल और इंडिविजुअल 25 करोड़, और नॉन रेगुलेटेड में टोटल 100 करोड़ और इंडिविजुअल 35 करोड़। बस इतना ही याद रखना है। अब आ जाइए अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर। पहले एप्लीकेबल हो गया उस कंपनी पे कॉस्ट ऑडिट, आपको समझ में आ गया कॉस्ट ऑडिट उस कंपनी पे एप्लीकेबल है, तो उसके बाद क्या करेगा, कॉस्ट ऑडिटर को अपॉइंट किया जाएगा। पहला प्रोविजन बोलता है विद इन 180 डेज फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर, स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर मतलब अप्रैल से लेकर सितंबर तक। फाइनेंशियल ईयर कब स्टार्ट होता है, अप्रैल 1 को फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है। फाइनेंशियल ईयर का पीरियड क्या है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। जैसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर देखेंगे तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 वह एक फाइनेंशियल ईयर हुआ। तो विद इन 180 डेज फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर मतलब 1 अप्रैल 2020 से
सपोज, तो 1 अप्रैल 2020 से सितंबर तक 30 सितंबर तक 180 दिन होगा, तो उस दिन के अंदर उस साल का कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो ऑडिटर कब अपॉइंट होगा? विद इन 180 डेज फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर। अब देखिए, अपॉइंटमेंट के लिए आरओसी में, रजिस्टर्ड ऑफ कंपनी में, कुछ फॉर्म फाइल करना पड़ता है, तो वो फॉर्म का नाम है CRA 2। अब इसके लिए क्या प्रोविजन बोलता है, देखिए, फाइल फॉर्म CRA 2 टू आरओसी विद इन 30 डेज ऑफ सच अपॉइंटमेंट। जब अपॉइंटमेंट हुआ उसके 30 दिन के अंदर कर दो, या विद इन 180 डेज फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ फाइनेंशियल ईयर विच एवर इज अर्लियर, जो जल्दी होगा। यदि अपॉइंटमेंट मेरा सपोज कॉस्ट ऑडिटर हमको अप्रैल में ही मिल गया, तो हम 30 अप्रैल तक अपॉइंटमेंट करके खत्म करेंगे, लेकिन वो लेट से लेट 180 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। लेकिन जल्दी मिल गया तो अर्लियर वाला प्रोविजन कर देंगे। सपोज कॉस्ट ऑडिटर एक मतलब 1 अप्रैल को मिल गया तो 30 अप्रैल तक करके खत्म करना ही है, क्योंकि अर्लियर वही होगा। समझ में आया? लेकिन 180 दिन के अंदर अपॉइंटमेंट करना भी जरूरी है, याद रखिएगा। तो CRA 2 फाइल करने का एक सीधा सा प्रोविजन यही है कि 30 दिन जब से अपॉइंटमेंट हुआ वहां से 30 दिन, या फाइनेंशियल ईयर के 180 दिन, जो जल्दी होगा विच एवर इज अर्लियर के हिसाब से कर देंगे। याद रखिएगा, कॉस्ट ऑडिटर का कोई भी वैकेंसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है कि वह कॉस्ट ऑडिटर का वैकेंसी को फिल कर सकता है 30 दिन के अंदर। यदि ऑडिट कमेटी कंपनी में होता है तो वह ऑडिट कमेटी रिकमेंड कर सकता है, रेफरेंस दे सकता है। रिकमेंड मतलब रेफर कर सकता है किसी ऑडिटर को। यदि ऑडिट कमेटी है कंपनी में, तो ऑडिट कमेटी का सिर्फ यही रोल है कि जो ऑडिटर है उसको रेफर कर सकता है बोर्ड को, बस, और कोई रोल नहीं है। तो सीधा सा ऑडिट कमेटी का कंसेप्ट को समझिए ही मत, सीधा सा ये याद रखिएगा, कॉस्ट ऑडिटर का कोई भी वैकेंसी होता है, कॉस्ट ऑडिटर का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, उसको 30 दिन के अंदर फिलअप कर सकता है। बस अपॉइंटमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिटर में यही है। अब देखिए, कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो गया कंपनी में CRA 2 में। CRA 1 में कॉस्ट रिकॉर्ड्स मेंटेन होता है, CRA 2 में कॉस्ट ऑडिटर अपॉइंट हो गया। तो कॉस्ट ऑडिटर जब अपॉइंट हुआ तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बना के देगा। कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट वो CRA 3 फॉर्म में बना के देता है, और वह कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट आरओसी सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल होती है CRA 4 फॉर्म में। CRA 4 फॉर्म में क्या होता है, अटैचमेंट देते हैं हम लोग CRA 3 का। मतलब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनती है CRA 3 में, जो कॉस्ट ऑडिटर हमको देगा। एक कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बना के जब मेरा बुक्स ऑफ अकाउंट्स का ऑडिट करेगा, तो कॉस्ट ऑडिटर क्या है, तो कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बना के देगा हमको CRA 3 में। अब हम क्या करेंगे, उस कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट को फाइल करेंगे फॉर्म CRA 4 में विद इन 30 डेज। जिस दिन कॉस्ट ऑडिटर हमको रिकॉर्ड माने ऑडिट रिपोर्ट देगा, वहां से 30 दिन के अंदर मेरा जिम्मेदारी है कि हम उसको सेंट्रल गवर्नमेंट को फॉर्म CRA 4 में फाइल कर दे। बस इतना याद रखना। आगे देखिए, 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत बार आता है एग्जाम में। देखिए, मैं एग्जाम में जितना क्वेश्चन आया सब कराएंगे, डोंट वरी। देखिए, तो क्वेश्चन को अच्छा से पढ़िए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, स्टेट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑफ ऑडिट का ऑब्जेक्ट क्या है, एम क्या है? तो सीधा सा बात है, कॉस्ट ऑडिट में अपने क्या करते हैं, कॉस्ट अकाउंट्स का चेकिंग हो जाता है अच्छा से। तो चेकिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, प्रॉपर कॉस्ट अकाउंट्स का चेकिंग हो जाता है। दूसरा है, प्रॉपर कॉस्ट अकाउंट्स का चेकिंग होगा तो आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअल निकाल पाएंगे। सारा मटेरियल लेबर सब चीज चेक करेंगे, हाँ प्रॉपर है, तो एक्चुअल जो डिटरमाइंड होगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कंपनी का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्चुअल निकल जाएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे हम अपना कुछ प्रॉफिट मार्जिन करके फिक्स कर पाएंगे सेलिंग प्राइस। तो सबसे पहले क्या होगा, चेकिंग होगा कॉस्ट अकाउंट का, एकदम अच्छा से हो जाता है। दूसरा, हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को निकाल पाते हैं, उसके कारण हम सेलिंग प्राइस को फिक्स कर पाते हैं, याद रखिएगा। तो इससे यदि कॉस्ट चेकिंग होता है तो कॉस्ट पे कंट्रोल भी किया जा सकता है। जो अननेसेसरी खर्चा कहीं लग रहा है तो उसको कंट्रोल करेंगे, वहां पर खर्चा आप नहीं करेंगे। चीज को समझिए, कोई यूनिट पे खर्चा लग रहा है, उसका प्रोडक्शन नहीं हो रहा, तो यूनिट को बंद करेंगे। तो कॉस्ट क्या कंट्रोल होगा, उससे खर्चा कम किया जाएगा, खर्चा पे कंट्रोल रखा जा सकता है। तो कॉस्ट कंट्रोल भी एक ऑब्जेक्टिव हो गया, कॉस्ट रिडक्शन भी हो गया, अननेसेसरी खर्चा कम हो गया। और ये भी देख लेंगे प्रॉपर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या प्रिंसिपल फॉलो कर रहा है या नहीं कंपनी, और प्रॉपर गवर्नमेंट का जो रूल्स एंड रेगुलेशन जो बनाया गया है कंपनी फॉलो कर रहा है कि नहीं। सीधा सा याद है कि ऑब्जेक्टिव कॉस्ट ऑडिट का क्या है, चेकिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स, डिटर्मिनेशंस ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, फिक्सिंग ऑफ सेलिंग प्राइस, कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट रिडक्शंस, और कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो किया या नहीं, सिंपल सा चीज। और एक क्वेश्चन आया, देखिए, एक्सप्लेन द रिक्वायरमेंट ऑफ कॉस्ट ऑडिट। कॉस्ट ऑडिट का रिक्वायरमेंट क्या है, देखिए, कॉस्ट ऑडिट विल बी यूजफुल, मैनेजमेंट के लिए भी फायदेमंद है कॉस्ट ऑडिट।
सोसाइटी के लिए भी फायदेमंद है, शेयर होल्डर के लिए भी फायदेमंद है और गवर्नमेंट के लिए भी फायदेमंद है। तो कॉस्ट ऑडिट का बेनिफिट ये चारों को मिलता है। अब कैसे मिलता है वो देखिए, आपको ये याद रखना है कि रिक्वायरमेंट जो फायदेमंद यूजफुल है, मैनेजमेंट के लिए भी है, सोसाइटी के लिए भी है, शेयर होल्डर के लिए भी है और गवर्नमेंट के लिए भी है। तो देखिए, सबसे पहले मैनेजमेंट को क्या होता है, हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड एरर। यदि कंपनी कुछ कोई एम्प्लॉय फ्रॉड कर रहा है, खर्चा ज्यादा दिखा रहा है, तो कॉस्ट ऑडिट के कारण आप एक्चुअल खर्चा निकाल सकते हैं, पकड़ सकते हैं कि कहाँ बदमाशी हो रहा है या नहीं होता है। तो मैनेजमेंट को फ्रॉड को निकालने में मदद करता है, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड और एरर। यदि कहीं गलती हो रहा है, कैलकुलेशन एरर हो रहा है, तो ऑडिट में वो चीज पकड़ा जाएगा। तो हेल्प इन डिटेक्शन ऑफ एरर्स एंड फ्रॉड, मैनेजमेंट का ये फायदा है। शेयर होल्डर को क्या फायदा है, जब एक्चुअल खर्चा दिखेगा तो एक्चुअल रिटर्न, जो फेयर रिटर्न है वो निकाल पाएगा, प्रॉफिट एक्चुअल निकाल पाएगा, फिक्स सेलिंग प्राइस को फिक्स करके, तो फेयर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट उसको मिल जाता है। गवर्नमेंट के लिए क्या फायदा है, आइडेंटिफाई इनएफिशिएंट यूनिट, जो यूनिट काम नहीं कर पा रहा है, गवर्नमेंट कॉस्ट ऑडिट करके तो पता कर लेगा यूनिट का इतना खर्चा और इतना प्रोडक्शन और इतना सेल है। तो जो इनएफिशिएंट है, जो यूनिट अच्छा प्रोडक्शन नहीं दे रही है, तो उसको आइडेंटिफाई कर लेगा। और सोसाइटी के लिए क्या फायदा है कि एक्चुअल कॉस्ट निकलेगा तो कस्टमर को सस्ता गिरेगा, रिलायबल प्राइस जो प्रोडक्ट दिया जाएगा कस्टमर को। यदि प्रॉपर कंपनी कॉस्ट निकाल लेगा तो जो स्पेसिफिक प्रॉफिट मार्जिन है बस उतना ही रखेगा। तो कस्टमर के लिए क्या, रिलायबल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कलेक्ट फ्रॉम कस्टमर। तो कस्टमर को रिलायबल प्राइस दिया जाता है, कस्टमर बियर करेगा रिलायबल प्राइस, तो कस्टमर को ये फायदा है। तो कॉस्ट ऑडिट का जो रिक्वायरमेंट है, बेनिफिट है, चार जन को है, मैनेजमेंट, शेयर होल्डर, गवर्नमेंट और सोसाइटी। सिंपल सा चीज है, आप लॉजिकली भी लिख सकते हैं इसको। आज ये करेंगे, इसका नेक्स्ट क्लास में कुछ पार्ट है वो करेंगे अब। ठीक है, थैंक यू।